सुमन रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वह फोन पर बात करती है। उधर से अपने सास ससुर की आवाज़ सुनकर वह तुरंत उन्हें लेने के लिए अपने घर से निकल जाती है। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है बहू, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, इसके लिए तो ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेगा। कहते हुए गंगा जी और जगदीश जी की आंखें झुकी हुई थीं। वह दोनों हाथ जोड़कर अपनी छोटी बहू सुमन से माफ़ी मांग रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, पहले घर चलकर आप लोग कुछ खा पी लीजिए, फिर आराम से बातें करते हैं। कहते हुए ऑटो में बैठाकर अपने सास ससुर को अपने घर ले आती है। सुमन एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। सबसे पहले उन्हें कपड़े लेकर वॉशरूम भेजा। नहाकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। आप लोगों ने पता नहीं कब से ढंग का खाना नहीं खाया होगा। गंगा जी और जगदीश जी जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने बैठ गए। उन्हें जल्दी जल्दी खाना खाते देखकर सुमन की आंखें भर आईं और बोली, पापा जी आराम से खाइए। खाना खाते हुए गंगा जी की निगाहें सुमन की तरफ गई तो वह भी फफक कर रोने लगी और बोली, बहू, जिस घर के बड़े बेटे के लिए हमने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके बावजूद तुम हमें अपने घर पर लेकर आई हो। बड़ी बहू ने तो हमें दाने दाने के लिए तरसा दिया। कभी सोचा नहीं था यह दिन भी देखेंगे। हमने अपनी बड़ी बहू के लिए क्या नहीं किया, फिर भी उसने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। माँ जी, जरूरी नहीं आप लोगों ने जो किया वही मैं भी आप लोगों के साथ करूं। आप लोगों ने जो गलती की उसकी सजा आपको मिल चुकी है। अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं। यह घर छोटा जरूर है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ आप आराम से रहिए। हम जो खुद खाएंगे वही आपको खिलाएंगे। सुमन ने अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहा। जगदीश जी और गंगा जी के दो बेटे थे, कैलाश और महेश, जिसमें महेश अपने पिता जगदीश जी के साथ दुकान पर बैठता था। महेश के शादी हुए 10 साल हो गए थे और उसके दो बेटी खुशी और वैष्णवी थी। जगदीश जी का बड़ा बेटा कैलाश थोड़ा गुस्से वाला था। वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता रहता था। कैलाश अपने छोटे भाई महेश से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए वह महेश को अपने सामने कुछ नहीं समझता था और नौकरी लगने के बाद तो उसमें और भी अहंकार आ गया था। महेश जगदीश जी के साथ कपड़ों की दुकान पर बैठता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। कैलाश की पत्नी ज्योति भी पढ़ी लिखी थी। सास ससुर उसे ज़्यादा प्यार करते थे। वही सुमन उन्हें फूटी आँख न सुहाती थी, क्योंकि सुमन के दो बेटियां थीं और ज्योति के एक बेटा हो गया था। घर का सारा काम भी सुमन ही करती थी। गंगा जी अपनी पोतियों को देखकर मनहूस बोलती रहती थी। वहीं ज्योति के बेटे को बहुत लाड़ दुलार करती थी। ज्योति जब देखो अपनी सास गंगा जी के कान सुमन के खिलाफ भरती रहती थी। जब उसने देखा कि ससुर जी के साथ देवर दुकान पर बैठते हैं, तो उसने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि पापा की दुकान पर हमारा भी तो अधिकार है, तो उससे जो पैसे आते हैं वह हमें भी मिलने चाहिए। जबकि कैलाश अच्छी नौकरी पर था। इसी तरह उसने घर दुकान दोनों जगह अपना खेल जारी रखा। इन दिनों ज्योति दोबारा गर्भवती थी और साथ ही सुमन भी मां बनने वाली थी। समय के साथ सुमन के तीसरी बेटी हुई और ज्योति को दोबारा भी बेटा हुआ। अब तो घर में सुमन की स्थिति और भी गिर गई। ज्योति तो पहले से ही सास के सिर चढ़ी थी। अब दूसरा बेटा हो जाने से तो उसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई। उधर कैलाश ने अपने पिता के कान भर के दुकान पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। कैलाश अच्छी नौकरी करता था तो माता पिता का चहेता था।
वह सब उसकी ही सुनते थे। एक दिन गंगा जी और ज्योति ने मिलकर षड्यंत्र रचा और सुमन पर चोरी का इल्जाम लगाया। गंगा जी बोली, बहू, मेरे सोने के कंगन कहाँ हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? शादी में हमने कम गहने दिए थे, जो तुमने मेरे गहने चुराना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आप क्या बोल रही हो? महेश सीधा साधा अपनी पत्नी के बेगुनाही की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और उसी समय उन्हें घर और दुकान दोनों से बेदखल कर दिया। महेश सुमन अपनी तीनों बेटियों के साथ किराए के घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद महेश प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और सुमन ने भी घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया, जिससे उनकी जिंदगी की गाड़ी सही चलने लगी। इधर अपने बड़े बेटे कैलाश और उसकी पत्नी के कहने में आकर गंगा जी ने अपने छोटे बेटे बहू को घर से निकाल दिया था, लेकिन अन्याय करके वह भी सुखी नहीं रह पाए। उन लोगों के घर से निकलते ही ज्योति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ससुर जी को भी दुकान से यह कहकर हटा दिया कि अब आपका शरीर थक गया है, अब आप घर बैठिए। वह दुकान का सामान और पैसा अपने मायके भेजती रहती। गंगा जी और जगदीश जी सब कुछ देख सुनकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कैलाश ने दुकान पर कारीगर लगा दिए और ज्योति सास ससुर को ताले में बंद करके अपने बेटे को लेकर मायके चली जाती। यहाँ तक कि रसोई घर, भंडार घर, सब जगह ताला लगा कर जाती। वह दोनों बेचारे भूखे प्यासे घर में बंद रहते। एक दिन मौका पाकर उन्होंने पड़ोसी के द्वारा अपना संदेश अपने छोटे बेटे बहू को भिजवाया। सुमन ने जैसे ही सुना, अपनी तीनों बच्चियों को मकान मालकिन के पास छोड़कर भागती चली आई। महेश उस समय कंपनी में था। सुमन ने पड़ोसियों की सहायता से पुलिस को खबर की और घर का ताला खुलवाया। पुलिस ने फोन करके कैलाश और ज्योति को बुलवाया। पुलिस उन दोनों का पकड़कर जेल में डालना चाहती थी, लेकिन सास ससुर ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें सजा ईश्वर देगा। आप उन्हें छोड़ दीजिए और हमें हमारे छोटे बेटे बहू को सुपुर्द कर दीजिए, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। सुमन के साथ माता पिता को जाते देखकर कैलाश और ज्योति की नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। समाज में बदनामी हुई वो अलग, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लालच के वशीभूत होकर पहले अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया, अपने माता पिता के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उन्हें एक एक दाने को मोहताज भूखा प्यासा घर में बंद करके रखा। उसकी सजा उन्हें माता पिता ने ना देकर ईश्वर पर छोड़ दिया। सुमन उन्हें लेकर अपने घर चली आई। शाम को महेश के घर आने पर पूरी बात बताई तो उसने भी पुरानी किसी बात को याद न करते हुए अपने माता पिता को आश्वासन दिया, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना कमा लेता हूँ जिसमें अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को उठा सकूं। कहते हुए महेश अपने माता पिता के चरणों में झुक गया। सुमन और महेश के साथ साथ तीनों बच्चियां भी अपने दादी बाबा को देखकर बेहद खुश थीं। गंगा जी और जगदीश जी को आज अपने छोटे बेटे बहू की कीमत समझ आ गई थी। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि परिवार में सभी सदस्य समान होते हैं। कहीं बड़ा बेटा अच्छा होता है तो कहीं छोटा बेटा अच्छा होता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।